फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्मा शिक्षा क्लासेस। आज हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 3। ये वीडियो हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट का थर्ड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट इंडिकेटर्स, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम क्लियर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने एसिड की प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड का फर्स्ट पॉइंट, एसिड रिएक्ट विद मेटल, ये पॉइंट्स हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पॉइंट क्लियर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड का जो सेकंड पॉइंट है वो है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब आज जो हम सीखेंगे उसमें हम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन एसिड की और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करने पर क्या फॉर्म्ड होता है, उनमें सिमिलरिटीज क्या है, ये सब हम आज सीखेंगे। तो नाउ स्टार्ट टुडे पार्ट नंबर 3, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो तो जो कार्बोनेट होता है उससे आपको क्लियर होना चाहिए कि हम CO3 की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो HCO3। ठीक है ना, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन दोनों की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड में हम HCl, H2SO4, HNO3 जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हम ले सकते हैं। तो देखिए, मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एसिड के साथ। तो क्या फॉर्म्ड होगा, वहां पे सॉल्ट फॉर्म्ड होगा और CO2 गैस रिलीज होगी उसमें से और वाटर बनेगा। ऐसे ही अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तब भी सॉल्ट बनेगा और CO2 पास होगी और वाटर फॉर्म्ड होगा। तो एक तो चीज कॉमन है कि जब भी आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ में कराएंगे तो CO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। तो ये तो आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मेटल कार्बोनेट का। तो मेटल कार्बोनेट ले लीजिए आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको रिएक्ट कराइए एसिड के साथ। HCl ले लिया हमने यहाँ पे और HCl से जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो एक तो चीज जो हमने पहले ही लिख लेनी चाहिए हमें कि CO2 यहां पर फॉर्म्ड होगी और वाटर भी फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अब देखिए जो बचा वो हमारा सॉल्ट है तो उसको यहां लिख देंगे। तो यहां से देखिए CO2 यहां से निकालिए आप और यहां से वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2Na और Cl, मतलब Cl के और 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहां बनेगा 2NaCl। देखिए सोडियम यहां से आया मेटल से, मेटल कार्बोनेट से सोडियम आया और Cl आपको HCl मिला एसिड से। तो मिल गया हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए हमें सॉल्ट के, CO2 रिलीज हो गई उसमें से और वाटर फॉर्म्ड हो गया। अगर हम यहां पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो HCO3 यहां पे ले लेते हैं हम, NaHCO3 को रिएक्ट कराते हैं HCl से। फिर से वही कि CO2 तो रिलीज होगी ही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी ही बनेगी और वाटर वहां से क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फिर से सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे Na सोडियम के कितने वाली एटम है, एक एटम है और यहाँ पे Cl का एक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, किसका मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। क्लियर। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमेशा वहां पे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्ड होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन इज व्हेन दिस CO2। देखिए, जब यहां से जो CO2 आपको मिलेगी हम उसको टेस्ट करेंगे कि CO2 ही है या नहीं। जिस प्रकार आप एक्टिविटी 2.3
एक्टिविटी 2.3, एक मिनट में नोट कर लेता हूँ कौन सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी 2.3 आप अपनी बुक एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि एक्टिविटी 2.3 में हमने जिंक मेटल लिया है और जिंक मेटल को जब रिएक्ट कराया है एसिड से तो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज हुई है। आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा बुक से। और हाइड्रोजन को हमने एक ट्यूब के द्वारा सोप सॉल्यूशन में पास किया है जहां बबल्स फॉर्म बनती है, बबल्स बनते हैं और उसे जब हम कैंडल के फ्लेम के नजदीक लेकर आते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट होती है, मतलब वो एक्सप्लोसिव नेचर होता है उसका, तो वो क्या है, हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे किसका, CO2 का, कि CO2 ही रिलीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CO2 को लाइम वाटर में पास कर देंगे। किसमें पास करेंगे, लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है चूने का पानी, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। तो देखिए, when the CO2 gas react with the lime water turn milky, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि CaOH होल ट्वाइस, ये किसका है, लाइम वाटर का फॉर्मूला है। किसका है, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला है। और इसमें हम क्या पास करेंगे, जहां से जो आपको CO2 मिलेगी। तो CO2 आपने जब यहां पास की तो यहां क्या बनेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जनरली अपने आप में एक इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल मतलब अनडिजॉल्व सब्सटेंस होगा और ये कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर देगा, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य एग्जांपल आप जानते हैं जैसे चॉक या जो मार्बल होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही स्ट्रक्चर है। और यहां पर क्या रिलीज होगा आपका, तो यहां पर बनेगा आपका वाटर, ठीक है। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसको शायद आप नोट डाउन, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो CO कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म्ड होगा जो इनसॉल्युबल होगा, अनडिजॉल्व होगा और वाटर वहां पे फॉर्म्ड होगा। तो इससे पता लगता है कि ये जो CaCO3 है ये जनरली कैसे कलर का होगा, मिल्की होगा, मतलब दूधिया कलर आपको मिल जाएगा। अगर हम इसमें और ज्यादा मात्रा में CO2 पास करें, और ज्यादा मात्रा में CO2 पास करें, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप रफ करके इसे नोट डाउन कर लेना, मैं इनको रफ कर देता हूं यहां से। तो यहां पर लिख देता हूं अगेन, जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में CO2 पास करेंगे लाइम वाटर के अंदर तो वहां पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपकी फॉर्म्ड होगी जो कि डिजॉल्व होगी, कलर लेस होगी, जिसमें कोई कलर नहीं होगा। तो CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर है, ठीक है। और लाइम वाटर में हमने क्या पास की, CO2। एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कंटिन्यू इसमें क्या करना है, CO2 पास करनी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर और होगा इसमें H2O, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बन जाएगा एक डिजॉल्व, किस फॉर्म में होगा, ये डिजॉल्व फॉर्म में होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कलरलेस होगा और जो मिल्की कलर आया होगा वो खत्म हो जाएगा, जो मिल्की कलर होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो वहां पे सॉल्ट, CO2 एंड वाटर फॉर्म्ड होगा। CO2 को अगर आप लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर में पास करने पर वहां पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, चॉक, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो CO3 कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे फॉर्म्ड होगा और कैल्शियम कार्बोनेट ये इनसॉल्युबल होगा। बट अब अगर आप लगातार CO2 पास करते रहेंगे उसके अंदर तो वहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा जो कि डिजॉल्व फॉर्म में होगा और कलर लेस होगा, मिल्की कलर आपको उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो क्या जो मिल्की कलर हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। थैंक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में एक बार और समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने से पहले हम एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम
हमें थोड़ा पेन और इरिटेशन, जलन और दर्द होने लगता है स्टमक में, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम मार्केट से इनो लाते हैं, इनो ले लेते हैं और हमें रिलीफ मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का ही एग्जांपल है। वहां पर एक्चुअल में हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और वो HCl की मात्रा बहुत ज्यादा होने पर हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। ठीक है, चलिए इसी चीज को समझते हैं। और थर्ड पॉइंट जो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड का जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एसिड रिएक्ट विद बेस। तो उसको क्लियर करते हैं। इफ someone is suffering from problem of acidity, कई बार आपने देखा होगा हम लोग या आप भी एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। ओवर ईटिंग, जब ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, सजेस्ट बेकिंग सोडा। ठीक है, उस कंडीशन में ना बेकिंग सोडा एक रिलीफ, एक रेमेडी का काम करता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला NaSCO3 है। और NaSCO3 इसको मैं यही लिख देता हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं इसे। तो NaHCO3 रिएक्ट कर जाता है HCl से। जब आप रेमेडी के रूप में, एक दवाई के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा लेते हैं और वो HCl से रिएक्ट करता है, तो फिर से यहां क्या बनता है Na, देखो Na एक है तो NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो देखिए फिर से यहाँ सॉल्ट बन गया और CO2 गैस रिलीज हो गई, जो इनो लेने के बाद में तुरंत ही कुछ डकारें आती हैं, कुछ नमकीन डकारें आती हैं, वो NaCl की वजह से होती हैं, क्योंकि NaCl एक सॉल्ट है, नमक है, और CO2 पास होती है और वाटर वहां बन जाता है। तो इस तरीके से एसिड का रिएक्शन जो है, एसिड का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। देखिए रिएक्शन विद अ बेस, ये थर्ड पॉइंट है। अब तक हम 2 रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर चुके हैं, ये हमारी थर्ड है। तो रिएक्शन विद बेस, एसिड की जब बेस से रिएक्ट कराते हैं तो वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एसिड रिएक्ट विद बेस गिव अस साल्ट एंड वाटर। तो यह एसिड का कोई एग्जांपल ले लो आप, HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। क्या बनाएंगे यहां पर, ये फिर से वही NaCl बनेगा, H2O अलग हो जाएगा, तो सॉल्ट बन जाएगा यहां पे NaOH प्लस वाटर। ठीक है ना। तो जब भी एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस अ साल्ट एंड गिव अ वाटर, तो उस कंडीशन में हमें पेन इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ऊपर, बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड के इफेक्ट को एसिडिटी के दौरान न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, और दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आप एक्टिविटी को पढ़ें, एक्टिविटी 2.6। एक्टिविटी 2.6 अगर आपने पहले आप उसे रीड कर लीजिए अच्छी तरह, वैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी इस वक्त। तो एक्टिविटी 2.6 में कहा गया है कि आप 2 ml NaOH लीजिए, 2 ml NaOH, और NaOH लेने के बाद में उसमें फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स डालिए। क्या डालिए उसमें, फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स। और HCl लीजिए, HCl में कुछ फिनोफ्थलीन की ड्रॉप डालिए। देखिए फिनोफ्थलीन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई कलर नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर देता है। तो जब आप बेस में NaOH आपने लिया 2 ml और उसमें फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप डाली, तो आपको कैसा कलर मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा। क्लियर। बेस में जैसे ही हमने फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप डाली, एक्टिविटी 2.6 को एक बार ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन की जैसे ही हमने कुछ ड्रॉप्स डाली, हमें पिंक कलर मिला, बट उसके बाद में हमने कुछ ड्रॉप एसिड की डाली तो पिंक कलर डिसअपियर हो गया, पिंक कलर डिसअपियर हो गया जैसे हमने एसिड की कुछ बूंदें उसमें डाली। फिर से हमने बेस की कुछ बूंदें डाली, फिर से रीअपियर हो गए, फिर से हमें पिंक कलर दिखाई देने लगा। फिर हमने अगेन उसमें एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली, और एसिड की कुछ ड्रॉप डालने के बाद फिर से वो न्यूट्रल हो गया, मतलब कोई कलर नहीं दिखाई दिया। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या सीखने को मिला कि
जब तक एसिड और बेस के जो आयंस हैं वो इक्वल नहीं होंगे। इक्वल का मतलब एसिड और बेस के आयंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी जाकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्यों होगी? क्योंकि एसिड से जो आपको मिलेगा वो होंगे H+ आयन और बेस से जो मिलेंगे वो है OH- आयन। अगर एसिड से 2 आयन आपको मिले हैं H+ आयन, तो बेस से भी आपको कितने आयन मिलने चाहिए, 2 आयन मिलने चाहिए, तभी आके क्या होगा, H2O फॉर्म होगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? ठीक है, तो बराबर एसिड्स और बेस से बराबर आयंस मिलने चाहिए, तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होगा। मतलब जितनी मात्रा में एसिडिटी के दौरान एसिड बनेगा उतना ही बेस आपको लेना होगा। तो ये थी एक्टिविटी 2.6। अब इसके बाद हम लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये काफी लंबा हो जाएगा, वरना उसमें हम मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे एसिड की। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जनरली अपने आप में बेसिक नेचर होते हैं। मैं चैप्टर नंबर 1 में भी इसको क्लियर कर चुका हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक्स।